हेलो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उस रोज मैं जामताड़ा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कालंदीपुर गया हुआ था जमीन के सिलसिले में। पर मेरा कालंदीपुर का ये सफ़र बेकार ही रहा क्योंकि ज़मीन का सौदा नहीं हो पाया था और अब मुझे वापस जामताड़ा लौटना था। पर रात काफ़ी हो चुकी थी और तो और जामताड़ा जाने वाली बस को भी निकले करीब करीब 1 घंटा बीत चुका था। ऐसे में मेरे पास ले दे के एक चारा बच गया था और वो था कि किसी तरह एक रात के लिए सर पर छत का बंदोबस्त करना, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि कालंदीपुर मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऐसे में मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई सराय या रैन बसेरा है भी या नहीं। लिहाजा जब मैंने कालंदीपुर के लोगों से सराय के बारे में पूछा तो सब ने यही कहा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम लोगों से पूछने के बाद जब निराशा ही हाथ लगी तो मैं सत्य में आ गया। अभी परेशानी के काले बादलों ने मुझे घेरा ही था कि तभी मदद की बिजली चमकी। दरअसल उसी वक्त जब मैं अपना माथा पकड़े अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी एक सज्जन ने बताया कि यहाँ ठहरने के लिए जगह तो नहीं है, पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बेलचा स्टेशन है जहाँ से 1 बजे वाली संजीवनी एक्सप्रेस से वापस जामताड़ा जा सकते हो। उस आदमी के सुझाव के चलते मैंने अपना रुख किया बेलचा स्टेशन की ओर और जब मैं बेलचा स्टेशन पहुंचा तो वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। यहां तक कि टिकट विंडो पर भी कोई स्टेशन कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने आवाज़ देते हुए कहा, कोई है यहाँ पर? मेरे 1-2 बार आवाज़ देने के बाद भीतर से आवाज़ आई, कौन है जो इतनी रात गए चिल्ला रहा है? उस आदमी के जवाब देने के अंदाज से मैं समझ गया कि कोई बड़ा ही ढीठ कर्मचारी है। लिहाजा मैं अपनी आवाज़ को थोड़ी नरमी में लाते हुए बोला, वो सर, मुझे संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट चाहिए। अभी मैं उस रेलवे कर्मचारी को अपनी बात ही कह रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे पायल की छम छम सुनाई पड़ी। उस पायल की आवाज़ से ऐसा लगा कि वो मेरे आसपास ही है, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। खैर, मैं उस आवाज़ से ध्यान हटाते हुए उस कर्मचारी से बोला, सर आके टिकट दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। पर उस ढीठ कर्मचारी के ऊपर मेरी विनती और मेरी नरमी का कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा उसने बड़े ही रूखे स्वर में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं है? चले जाओ यहाँ से। अब उसके ये कहते ही कि संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर, ये तो सुनकर मैं चौंक गया। अगर सच में ऐसा है तो फिर उस आदमी ने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? खैर, उस वक्त मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर कुछ और सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि ये रात मैं इसी बेलचा स्टेशन पर ही गुजारूंगा। वैसे भी मेरे पास इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लिहाजा ये फैसला करने के बाद मैं वहीं स्टेशन के एक कोने में लगे बेंच पर जाकर लेट गया। चूँकि स्टेशन काफ़ी बड़ा और खुला था, जिस वजह से वहाँ खुले में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। खैर, मैं किसी तरह अपने आप को उस बेंच पर एडजस्ट कर ही रहा था कि एक बार फिर से मुझे वही पायल की छमछम सुनाई दी। और इस बार जब मैंने अपनी नज़रें घुमाई तो मैंने किसी मोहतरमा को प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए देखा। उस मोहतरमा को उस वक्त अकेले वहाँ पर देखकर मैं थोड़ा हैरान था, साथ ही थोड़ा डरा हुआ भी। अभी मैं उस बेंच पर लेटे हुए उस मोहतरमा की ओर ही देख रहा था कि इतने में ही ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब मैंने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मतलब कि ये संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का हॉर्न था जो यहाँ से गुजरने वाली थी। फिर कुछ देर में ट्रेन बड़े धीमी रफ्तार में स्टेशन में दाखिल हुई। ट्रेन की धीमी रफ्तार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन यहाँ रुकने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ट्रेन स्टेशन में दाखिल होते ही रुक गई। ट्रेन को रुका देख मैं फौरन ही बेंच से उठा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं स्टेशन पर रात बिताना नहीं चाहता था। लगता है ऊपर वाले को मेरे पर रहम आ गया होगा। खैर, ट्रेन में चढ़ने के बाद जब मैंने बोगी में नजर घुमाई तो मैंने पाया कि सभी सीटों पर मुसाफिर सोए हुए हैं। उस वक्त बोगी में गहरा सन्नाटा था। आखिर रात के 1 बज रहे थे। मैं भी सोने के लिए सीट की तलाश करता हुआ उस बोगी से अगली बोगी में दाखिल हुआ, पर अगली बोगी में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिसके चलते मैं उस बोगी से होते हुए और दूसरी बोगी में जा पहुंचा जहां पर भीड़ नहीं थी, और तो और वहां पर एक खाली सीट भी दिखाई दे रही थी। मैं अभी उस सीट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से एक आदमी आया और उस सीट पर जाकर लेट गया। शायद ये उसी की सीट थी
फिर इसके बाद मैंने सीट की तलाश वहीं पर बंद कर दी। चूंकि उस बोगी में भीड़ कम थी, लिहाजा मैं वहीं उस बोगी के गेट के पास बैठ गया और अभी मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र उस मोहतरमा पर पड़ी जिसे मैंने प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए देखा था, जो अभी उस बोगी के दूसरे छोर पर खड़ी सो रहे मुसाफिरों को घूर रही थी। फिर जब वो मोहतरमा सोए मुसाफिरों के करीब जाकर उन्हें सूंघने लगी तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। पता नहीं वो सोए हुए हर मुसाफिरों को सूंघ क्यों रही थी। फिर जब वो ऐसे ही मुसाफिरों को सूंघते सूंघते बीच बोगी में जा पहुंची तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो बहुत ही भयानक था। उसके गाल पर बहुत ही बड़ा चीरा लगा हुआ था, जिसके चलते उसके गाल का वो हिस्सा नीचे को लटक रहा था और उसके पैने और नुकीले दांत साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे मन में डर बैठ गया, जिस वजह से मेरा पूरा बदन बेजान हो गया। अब मैं जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। वहीं वो मोहतरमा या कहूँ वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उस चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे ये ना पता चल जाए कि मैंने उसे देख लिया है। आंखें बंद करने के बाद मैं अपनी सांसों को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा और फिर जब वो चुड़ैल मेरे पास आई तो मुझे एहसास हो रहा था कि वो मेरे को सूंघ रही है। उस चुड़ैल से बड़ी ही गंदी बास भी आ रही थी। फिर जब उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया तो मैं डर के मारे कपकपाने लगा, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो चुड़ैल आगे जा चुकी है, पर मैंने तब भी अपनी आंखें बंदी रखी क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। फिर जब कोई ज़ोर से चीखा तो उसके चीख के चलते मेरी आंख खुल गई और मेरी आंख खुलते ही मेरी भी चीख निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या फिर मेरी आंखों का धोखा। दरअसल जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक ऐसी जगह पर बंधा पाया जहाँ चारों तरफ बड़े घने घने पेड़ थे और उन घने पेड़ों के बीच 11 सुरंग बने हुए थे जो एक कतार में थे, और उन 11 सुरंगों में से 5 के आगे 5 लोग बंधे पड़े थे और उन 5 लोगों में से एक मैं भी था। और इसी दृश्य ने मेरे दिमाग की नसों को झकझोर दिया था। फिर जब वो आदमी जिसकी चीख सुनकर मैंने आंखें खोली थी वो रोते बोला, मैं तो ट्रेन में सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उसकी ये बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि हो ना हो हमें यहाँ पर लाने वाली वही चुड़ैल है, पर उस वक्त वो वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं मेरे और उस रोते हुए आदमी के अलावा बाकी 3 जने अभी भी लेटे हुए ही थे। अभी मैं यही सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है कि तभी वो आदमी जो रो रहा था मेरे से बोला, भाई मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं तो ट्रेन में था। जिस पर मैंने उस आदमी को उस मोहतरमा यानी कि चुड़ैल के बारे में बता दिया। दोस्तों मेरी बात सुनते वो और भी ज़्यादा घबरा गया। जहाँ वो आदमी घबराहट के चलते बौखलाया हुआ था तो वहीं मैं अपने बंधे हुए हाथ पैरों को खोलने की जुगत में लगा हुआ था, पर वो काली रेशेदार रस्सियाँ इस कदर बंधी थी कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी नहीं खोल पा रहा था। अभी मैं उन रस्सियों को खोलने में लगा था कि तभी उन 11 सुरंगों में से किसी एक में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आ रहा है। ये आवाज़ होते ही मैं चुपचाप लेट गया, पर वहीं वो दूसरा आदमी अभी भी जोर जोर से चीखे जा रहा था। तभी एक सुरंग से कुछ बिजली की तेजी के साथ निकला और उस आदमी को खींचते हुए उसी सुरंग में लेकर चला गया, जिसके बाद वहाँ गहरी खामोशी पसर गई। फिर कुछ देर तक तो मैं भी वैसे ही पड़ा रहा और फिर जब मेरी नज़र पीली शर्ट पहने हुए एक आदमी पर गई जो अभी अभी ही होश में आया था, वो भी होश में आते ही चीख पुकार मचाने लगा। उसे चीख पुकार मचाते देख मैंने उसे भी सारी बात बता दी, और तुम भी ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहे तो उस पहले आदमी की तरह मारे जाओगे। मेरी बात और हालात दोनों उस पीली कमीज वाले को अच्छे से समझ में आ गई और वो चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद वो मेरे से बोला, मेरी जेब में एक ब्लेड है जिसकी मदद से ये रस्सी काट सकते हैं। फिर क्या था, मैं किसी तरह सरकते सरकते उस आदमी के पास गया और उसकी जेब से वो ब्लेड निकालकर पहले तो मैंने उसकी रस्सी काटी और फिर उसने मेरी रस्सी। उस रस्सी से खुद को आज़ाद करने के बाद अब हम दोनों ने बाकी के 2 लोगों के भी हाथ पैर खोल दिए, पर वो अभी भी सो ही रहे थे। फिर हम दोनों ने उन दोनों को जगाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो जगे ही नहीं। लिहाजा अंत में हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहीं छोड़कर वहाँ से निकल गए। क्योंकि रात का वक्त था, ऊपर से जंगली इलाका, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जा रहे हैं। खैर काफ़ी भागने के बाद हमें
एक छोटी सी बस्ती नजर आई। बस्ती के नजर आते ही हमें थोड़ा हौसला मिला और हम दोनों भागते हुए जा पहुंचे उस बस्ती में। जब हम दोनों उस बस्ती में दाखिल हुए तो मेरी नज़र बस्ती के बीचों बीच मौजूद बड़े से बरगद के पेड़ पर गई, जिसके नीचे आग जल रही थी और ऊपर डालियों पर 9 लाशें झूल रही थी। उन झूलती हुई लाशों पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वैसे ही मेरे पैर वहीं पर ठहर गए। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, लिहाजा हम दोनों वहाँ से निकलने के लिए फौरन ही पीछे मुड़े। अभी हम दोनों पीछे मुड़े थे कि तभी सामने से एक लाठी लिए एक बुजुर्ग दिखा। उस बूढ़े की हम पर नज़र पड़ते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या बात है, मेरे बाद सिर्फ तुम दोनों ही उस जगह से अपनी आत्मा को बचा पाए हो, चलो मेरे साथ। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद हम दोनों थोड़ा चौंक गए और अपने जहन में उठे सवाल को उस बुजुर्ग से पूछते हुए बोला, क्या आप भी कभी उस चुड़ैल के शिकार हुए हैं? जिस पर उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, आज से 30 साल पहले एक आत्मा भक्षिणी ने मेरा शिकार करने की गलती की और तब से आज तक मैं 9 आत्मा भक्षिणी का शिकार कर चुका हूँ। अभी वो अपनी बात बता ही रहा था कि इसी बीच मेरे साथ वाला आदमी उस बुजुर्ग को बीच में टोकते हुए बोला, पर बाबूजी, आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप बस हमें ये बताओ कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। अभी उस आदमी ने यही कहा था कि तभी उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे पीछे आओ। और फिर वो बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे हम दोनों भी। फिर जब वो बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जिसकी डालियों से लाशें झूल रही थी, तो उस बुजुर्ग ने उस झूल रही लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें पहचाना तुमने? जिस पर मेरे साथ वाले आदमी ने छूटते ही कहा, नहीं, कौन है ये? पर जब मैंने गौर से उन झूलती हुई लाशों को देखा, हाँ, ये तो वही ट्रेन वाली चुड़ैल है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैंने गौर किया कि उन सभी पेड़ से झूल रही 9 लाशों की शक्ल एक जैसी है। इसी बीच उस बुजुर्ग ने कहा, तुमने इसे पहचान लिया? इसका मतलब तुमने इसे देखा था। फिर मैं उस बुजुर्ग की इस बात का जवाब देते बोला, हाँ, ये मुझे बेलचा स्टेशन पर दिखी थी और जब मैं संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने के लिए सीट तलाश रहा था तभी मुझे एक बोगी में सोए मुसाफिरों को सूंघती हुई दिखी थी। और जब मुझे इसका चेहरा दिखा तो उसके भयानक चेहरे को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, जिस वजह से मैंने इस चुड़ैल से बचने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जिसके बाद ये चुड़ैल मुझे भी औरों की तरह सूंघ कर चली गई। और जब मैंने आँख खोली तो मैं ट्रेन की जगह उन 11 सुरंगों के पास बंधा पड़ा था। दोस्तों, मेरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम यहाँ नहीं हो बल्कि अभी भी उसी ट्रेन में हो तो तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाओगे और आज नहीं तो कल तुम उन 11 जिंदा सुरंगों में से किसी एक का खुराक बन जाओगे। उस बुजुर्ग की बात अभी भी हम दोनों के समझ से बाहर ही जा रही थी और डर की वजह से हमारी बुद्धि ने काम करना भी अब बंद कर दिया था। लिहाजा हम दोनों ने उस बुजुर्ग से कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप बस यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दें। जिस पर उस बुजुर्ग ने कहा, ऐसा है तो फिर चलो ठीक है, तुम दोनों अपने लिए 6 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा गड्ढा खोदो। उस बुजुर्ग के ये कहते ही हम दोनों ने ऐसा ही किया। उस बुजुर्ग के कहे अनुसार हम दोनों ने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उस बुजुर्ग ने हम दोनों को उस गड्ढे में लेटने को कहा, जिस पर हम दोनों चौंकते उस बुजुर्ग से बोले, ये आप क्या कह रहे हैं भला? इस 6 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े गड्ढे में लेटने से हम दोनों की मुसीबत कैसे हल होगी? हमारे ये सवाल करते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों बस चुपचाप से इस गड्ढे में अपनी आंखें बंद करके लेट जाओ और जब मैं आंख खोलने को कहूँ तभी आंख खोलना। आंख खोलते ही तुम दोनों वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आए हो। पर ध्यान रहे कि अपनी दुनिया में जाने के बाद भूल से भी सोने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी आंख बंद होगी वैसे ही तुम फिर से इसी दुनिया में आ जाओगे। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद हम दोनों ने वैसा ही किया। अपने खोदे हुए गड्ढे में लेटने के बाद हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी औरतों की रोने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि वो औरतें कोई और नहीं बल्कि उस बरगद के पेड़ से लटक रही वो 9 चुड़ैलें रो रही हैं। किसी बीच उस बुजुर्ग ने कहा, अपनी आंखें खोलो। उस बुजुर्ग के ये कहते ही जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को ट्रेन की उसी बोगी में लेटा हुआ पाया और जब नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो अभी भी उस बोगी में सभी मुसाफिर सो रहे थे और ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही थी। आंख खुलने के बाद मैं इस उलझन में था कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ क्या वो सब हकीकत थी या फिर मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। अभी मेरे दिमाग इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा था कि तभी मुझे उस पीली कमीज वाले आदमी का ख्याल आया
जो मेरे साथ उस गड्ढे में लेटा हुआ था। अगर सच में वो सब सच था तो वो पीली कमीज वाला आदमी भी इसी ट्रेन में होगा। लिहाजा ये पता लगाने के लिए मैं वहाँ से उठा और उस पीली कमीज वाले को तलाश करने लगा। पर दिक्कत ये थी कि ज़्यादातर मुसाफिर चादर ओढ़े हुए थे, जिस वजह से मेरे लिए उस पीली कमीज वाले को खोजना नामुमकिन हो गया था। काश मैंने उससे पूछ लिया होता कि वो ट्रेन की किस बोगी में है। खैर काफ़ी तलाशने के बाद भी मुझे वो पीली कमीज वाला आदमी नहीं मिला। पर जब सुबह ट्रेन जामताड़ा स्टेशन पहुंची तो मैं उस ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर एक बार फिर से उस पीली कमीज वाले को खोजने लगा, पर वो तब भी नहीं मिला। आखिरकार मैं थक हार कर घर लौट आया और घर आते ही पिताजी ने कहा, ये क्या हालत बना रखी है, ठीक तो है तू? दोस्तों उस वक्त तो मैंने पिताजी से कुछ बताना ठीक नहीं समझा, लिहाजा मैंने उनके सवाल को ये बोलकर शांत कर दिया कि ट्रेन के सफ़र के चलते थोड़ी शारीरिक पीड़ा हो रही है। पर असल वजह तो अभी भी मेरे अंतर्मन को अशांत किए हुए थी, जिस वजह से बेचैनी के साथ एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दिमाग में रह रहकर उस बूढ़े आदमी की बात गूंज रही थी कि भूल कर भी सोना नहीं, जिसके चलते मैं अगले 2 दिनों तक बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ, या यूं कहूँ कि सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जिसका असर ये हुआ कि मेरी आंखें लाल पड़ने लगी थी, साथ ही जलन भी शुरू हो गई थी। पर मैं अब भी सोने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। पर तीसरे दिन मैं अपने आप को जगाए नहीं रख पाया और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि उसी गड्ढे में लेटा हुआ था जिसे मैंने ही खोदा था। अपने आप को फिर से वहीं पाके ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच में हो रहा है, ये कोई मन का वहम या फितूर नहीं है। मैं फौरन ही गड्ढे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उस दूसरे गड्ढे में वो पीली कमीज वाला आदमी भी नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि उस पीली कमीज वाले ने उस बूढ़े की बात नहीं मानी होगी और वो सोते ही वापस आ गया होगा। पर अभी सवाल ये था कि वो दोनों हैं कहाँ। इसी बीच जब मेरी नज़र उस पेड़ से झूल रही लाशों पर गई तो मैंने नोटिस किया कि अब लाशों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है। अभी मैं उन 11 आत्मा भक्षणी की झूलती हुई लाशों को ही देख रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, आखिरकार तुम लौट कर आ ही गए। मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि एक यही है जो मुझे इस तिलस्मी दुनिया से बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास है। आप बस किसी तरह मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं यहाँ फिर दोबारा ना आऊँ। मेरे ये कहते उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस तिलस्मी दुनिया से बाहर निकलने का कोई जरिया है भी या नहीं, पर हम दोनों मिलकर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि हम दोनों मिलकर कोशिश कर सकते हैं, तभी मुझे उस पीली कमीज वाले का ख्याल आया। और जब मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो वो लंबी सांस लेते हुए बोले, वो आदमी उस गड्ढे में लेटने के कुछ ही देर बाद वापस लौट आया। दरअसल जब उसने असल दुनिया में अपनी आंखें खोली तो अपने आप को ट्रेन की सीट पर सोता देख उसे लगा कि उसने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक बुरा सपना भर था। ये सोचकर वो फिर से सो गया और सोते ही वो फिर इसी तिलस्मी दुनिया में आ गया। और जब उसकी आंख खुली तो सामने मुझे देखकर वो एकदम से भड़क गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है ये सब सच नहीं है। और फिर ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को यहीं देखकर गुस्से से बौखला गया और झुंझलाते हुए उस गड्ढे से बाहर निकला। फिर मुझे आंख दिखाते हुए बोला, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो यहाँ से चला गया। हालांकि मैंने उसे रोकने और समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी और वो चला गया, जिसके बाद से वो फिर नहीं लौटा। दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद मुझे भी इस बात का शक हुआ कि कहीं सच में ये सारा किया धरा इसी का तो नहीं है। जिस आत्मा भक्षणी की ये बात कर रहा है वो सच में इतनी ही शक्तिशाली है, तो ये भला पिछले 23 सालों से कैसे बचा हुआ है। ऊपर से ये उन आत्मा भक्षणियों का शिकार भी करता है, फिर भी ये इसी तिलस्मी दुनिया में कैद है। मन में शंका के जन्म लेते ही मैंने उस बूढ़े आदमी से सवाल करते पूछा, बाबा आप हैं कौन और यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे इस सवाल पर उन्होंने बताया कि मैं बेलकुंडा का सदस्य हूँ। बेलकुंडा एक ऐसा समुदाय है जिनके सदस्य निशाचर, भूत प्रेत
जिन्नात को काबू में रखते हैं ताकि वो आम लोगों पर हावी ना हो जाए। और आज से तकरीबन 30 साल पहले मैं भी एक ऐसे ही हैवान को काबू में करने के लिए निकला हुआ था। मुझे गोबरा सतलोक जाने के लिए कुछ अकेली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा सामना आत्मा भक्षिणी से हो जाएगा और जब मैं सतलोक की जगह इस आत्मा भक्षिणी की तिलस्मी दुनिया में फंस जाऊंगा। काश उस रात में ट्रेन में सोया नहीं होता। खैर मैं अपनी शक्तियों की वजह से इन आत्मा भक्षिणी से बचा हुआ हूँ, पर मैं इस दुनिया से अकेले बाहर नहीं निकल सकता। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी खबर मेरे समुदाय के लोगों तक पहुंचा सके ताकि वो मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल लें। उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही मैंने उनसे कहा कि जी बताइए क्या करना है मुझे। मेरे ये कहते उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हें अपनी शक्तियों की मदद से असल दुनिया में भेज दूंगा, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सोते ही तुम फिर से यहीं लौट आओगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें दोबारा असल दुनिया में फिर कब भेज पाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इसलिए तुम जैसे ही वापस अपनी दुनिया में पहुंचोगे तो वैसे ही तुम्हें पुराने पेरवा स्टेशन के लिए निकलना होगा। जब तुम पेरवा स्टेशन पहुंचोगे तो तुम्हें स्टेशन के तीसरे प्लेटफार्म पर एक पुरानी पानी की टंकी दिखाई देगी जो कटीले तारों से घिरी हुई होगी, और साथ ही वहां पर लिखा होगा, इस टंकी का पानी मत पीना। दरअसल उस टंकी का पानी जो भी पी लेता है उस पर एक प्रेत सवार हो जाता है जो उसे कभी सोने नहीं देता, और ना सोने के चलते वो महीने भर में दम तोड़ देता है। चूंकि तुम्हें मेरे लोगों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा तो ऐसे में तुम अपने आप को ज़्यादा दिन तक सोने से रोक नहीं पाओगे, और यही कारण है कि तुम्हें सबसे पहले उस टंकी का पानी पीना पड़ेगा ताकि वो प्रेत तुम्हें सोने ना दे और तुम्हें वक्त मिल जाए मेरे लोगों तक पहुंचने का। दोस्तों फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके लोगों को मुझे किस तरह ढूंढना है, क्योंकि मैं सीधे उनके कबीले तक नहीं पहुंच सकता था। उनके कबीले तक पहुंचने के लिए पहले मुझे उन्हीं के जैसे किसी सदस्य को ढूंढना होगा और सारी बात समझानी होगी, फिर जाके वो आदमी मुझे अपने कबीले तक लेकर जाएगा। सारी बात अच्छे से समझने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर मुझे एक और गड्ढा खोदने को कहा। जैसा कि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लिहाजा मैंने बिना देरी किए एक और गड्ढा खोदकर आंखें बंद करके उसमें लेट गया, और फिर जब उस बूढ़े आदमी के कहने पर अपनी आंखें खोली तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और मुझे सलाइन चढ़ रहा था। अभी मैंने आंखें ही खोली थी कि इतने में मेरे पिताजी की नज़र मेरे पर पड़ी। मुझे होश में देखकर वो बहुत ही खुश हुए और बोले, पता नहीं तुझे क्या हो गया था। डॉक्टर लोग तो कह रहे थे कि तेरा बचना बहुत मुश्किल है, पर मुझे विश्वास था कि हनुमान जी तेरी रक्षा जरूर करेंगे। अभी पिताजी अपनी बात ही कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा, यहाँ से चलो पिताजी, बहुत ज़रूरी बात करनी मुझे। फिर कागजी कामकाज निपटाने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ घर लौट आया और उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा, अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उस पर आपको अभी भले ही यकीन ना हो, पर यह सब सच है। मुझे अभी के अभी ही निकलना पड़ेगा। अगर इस बार मैं सोया तो शायद फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। ये कहकर मैं उसी वक्त निकला अपनी पहली मंजिल की ओर। यानी कि मैं घर से निकल तो गया था, पर कोई गाड़ी वाला पेरवा स्टेशन के बारे में जानता ही नहीं था। उन सब गाड़ी वालों का यही कहना था कि उन्होंने कभी भी पेरवा स्टेशन के बारे में सुना तक नहीं है। यहाँ तक कि जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ऐसा कोई स्टेशन ही नहीं मिला, जिसके चलते अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समय बड़ी तेज़ी से गुजरता देख मुझे घबराहट होने लगी थी, जिसके चलते मैं यूं ही हाईवे के किनारे पैदल ही चला जा रहा था कि तभी सामने से आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी मेरे आंखों में पड़ी, जिसके चलते मैंने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। अभी मैंने अपनी आंखों पर हाथ ही रखा था कि तभी मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई, और जब मैंने आंखों पर से हाथ हटाकर देखा तो मैंने पाया कि एक ट्रक मेरे सामने रुकी हुई है, जिसकी हेडलाइट की रोशनी अभी भी सीधे मेरे आंखों पर ही पड़ रही थी। फिर जब मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और अभी मैं उस ट्रक के पास ही पहुंचा था कि तभी उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा और मेरे करीब आते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये हाईवे क्या चिलमगढ़ की ओर जा रहा है? उस ट्रक ड्राइवर की ये पूछते ही मैंने पूछा, कौन से चिलमगढ़ की बात कर रहे हो? वो जो करौली खदान के पास है या फिर वो जो मोतीहारी बाजार के आगे पड़ता है? इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो उस चिलमगढ़ की बात कर रहा हूँ जो पेरवा रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने पेरवा स्टेशन का नाम लिया कि मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फौरन उस
ट्रक ड्राइवर से गुजारिश करते हुए कहा, भाई साहब मुझे पेरवा स्टेशन तक जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी मैंने यही कहा था कि इतने में उस ट्रक ड्राइवर की फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर बात करने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कुछ देर के लिए मुझे गौर से देखा और फिर बोला, ठीक है चलो बैठो ट्रक में। उसके ये कहते ही मैं ट्रक में बैठ गया और ट्रक वहाँ से चल पड़ी। अभी ट्रक पेरवा स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच उस ट्रक ड्राइवर ने बड़ी हैरानी भरे लफ्ज़ों में पूछा, आपको पता है ना कि पेरवा स्टेशन 45 साल पहले क्यों बंद कर दिया गया था? जिस पर मैंने उस आदमी से ये कहा कि आपका ये स्टेशन भूतिया है, और ये बोलकर मैं चुप हो गया। मेरे चुप होने के कुछ देर के बाद वो ट्रक ड्राइवर पेरवा स्टेशन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताने लगा, पर उस वक्त उसकी रूह कपकपा देने वाली घटनाओं के बारे में सुनकर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी समस्या कहीं ज़्यादा बड़ी थी। फिर इसी बीच जब ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकते बोला, ये लो आ गया पेरवा स्टेशन। ये बोलकर वो ट्रक ड्राइवर मुझे वहाँ उस सड़क पर उतार कर चला गया और मेरे कदम पर चले स्टेशन की तरफ। फिर जब मैं स्टेशन में दाखिल हुआ तो उस चिलचिलाती दोपहर में भी वहाँ बहुत ही ठंड महसूस हो रही थी, क्योंकि इस स्टेशन को बंद हुए सालों गुजर चुके थे, इसलिए वहाँ हर जगह जंगली पेड़ पौधों का राज था। मैं उन कटीली झाड़ियों से लगता हुआ पहुँचा स्टेशन के तीसरे प्लेटफार्म पर, जहाँ वो पानी की टंकी थी जिसका पानी मुझे पीना था। फिर जब मेरी नज़र उस टंकी पर पड़ी तो पता नहीं क्यों दिल मेरा ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं किसी तरह उस पानी की टंकी के पास गया और उसमें लगी टोटी से पानी पिया, और पानी पीते ही वापस हाईवे पर आ गया। पर फिर वहाँ से मैंने लिफ्ट ली गोबरा के लिए, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि बेलकुंडा के लोग वहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। मैं सूरज ढलते ढलते वहाँ पर पहुँच गया था, पर अब जो चुनौती थी वो कहीं ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि बेलकुंडा के लोग बड़े ही रहस्यमय होते हैं, उनका पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गोबरा में घूमते घूमते मुझे सप्ताह भर हो गया था, पर मैं अभी तक बेलकुंडा के किसी भी सदस्य तक नहीं पहुंच पाया था। वहीं दूसरी ओर जब से मैंने वो पेरवा स्टेशन का पानी पिया था, तब से मुझे नींद तो नहीं आई, पर मुझे अपने बदन में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। साथ ही काफ़ी दिनों से लगातार जगे रहने के चलते मेरी आंखों में दरारें जैसी कुछ चीज़ें उभरने लग गई थी। मेरी लगातार गिरती हालत से ये साफ था कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। लिहाजा मैं बेलकुंडा के लोगों की तलाश में रात दिन लगा रहा, और ऐसे 1 महीना बीत गया और अब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मेरा शरीर काला पड़ने लगा था। साथ ही अब मैं हर वक्त पानी पीता रहता, पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही थी। फिर इसी बीच मुझे ऐसे बेतहासा पानी पीता देख एक जवान लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 19 से 20 साल की होगी, मेरे पास आया और पूछा, आपने पेरवा रेलवे स्टेशन की उस टंकी से पानी पिया है ना, जिसका पानी पीना वर्जित है? उस लड़के के ये कहते ही मुझे शक हुआ कि होना हो ये बेलकुंडा का ही सदस्य है। इसलिए मैंने उसे उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछा कि मेरे पास तुम्हारे एक साथी का संदेशा है जो कि आत्मा भक्षिणी की तिलस्मी दुनिया में फंसा हुआ है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने फौरन ही मुझे सहारा देते हुए कहा, आप चलो मेरे साथ। जैसे उसने मुझे सहारा दिया तो वैसे ही मुझे दिखाई देना बंद हो गया और फिर कुछ देर के बाद सुनाई देना भी। पर मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद हम रुके और फिर उसने मेरे कानों पर कुछ फेरा और उसके करते ही मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी, पर दिखाई तो मुझे अभी भी नहीं दे रहा था। तभी एक भारी आवाज़ में किसी ने मुझसे पूछा, बताओ क्या संदेशा लाए हो? उसके एक कहते ही मैंने उस बूढ़े आदमी की बात बता दी जो 45 सालों से आत्मा भक्षिणी की तिलस्मी दुनिया में फंसा हुआ है, और मैंने उनसे मदद करने को कहा। मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, हम तुम्हें तो उस आत्मा भक्षिणी और उस पानी वाले प्रेत दोनों से ही बचा लेंगे, पर हम चाहकर भी अपने साथी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसका असली शरीर हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे किसी तरल पदार्थ में घंटों तक डुबोए रखा और इसी बीच में सो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं गोबरा के रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठा हुआ था। मैं पूरी तरह से नॉर्मल महसूस कर रहा था। मेरा काला पड़ा शरीर भी पहले जैसा ही हो गया था। फिर इसके बाद मैं घर लौट आया। खैर अब सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे आज भी सोने में डर लगता है। साथ ही मुझे उस बूढ़े आदमी की याद भी आती है जो आज भी उस आत्मा भक्षिणी की दुनिया में मेरे लौटने की राह देख रहा है।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर